अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इथीरियम की वीडियो में खुश आमदीद। इससे पहले मैंने बिटकॉइन की एक वीडियो बनाई थी, तो उसके ऊपर मुझे कुछ फीडबैक आई थी आप लोगों की कि जी एक तो मेरी वीडियोस लंबी होती हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि अभी इस वीडियो को मुख्तसर बनाऊं। और दूसरा ये कि जी मैं टेक्निकल चीज़ों पे ज़्यादा गुफ्तगू करता हूं, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि इसमें टेक्निकल चीज़ें मैं बोलूं तो सही, लेकिन उसको ज़रा मुख्तसर कर दूं, उसको ज़रा हाई लेवल पे रखूं उसको। इस वीडियो में मैं आपको इथीरियम की टेक्निकल चीज़ों के बारे में तो बताऊंगा ही, साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इथीरियम में इन्वेस्ट कैसे मैं कर रहा हूं, और साथ ही साथ कि जी मेरी नज़र में इथीरियम की आने वाले दौर में वैल्यू क्या है, फाइनेंशियल हिसाब से, मतलब कीमत उसकी क्या होने जा रही है, ये भी आपको बताऊंगा। पाकिस्तान में मैंने देखा है कि कुछ लोग हैं जो कि बहुत अच्छे ट्रेडर्स हैं, और उनको क्रिप्टो करेंसीज़ का, उनकी थ्योरी का, उनके बारे में काफ़ी अच्छा नॉलेज है। और वो लोग जो हैं फिर अपना जो है एनालिसिस करते हैं, और फिर लोगों को वो बताते भी हैं कि भाई फ़लाना कॉइन आप आज बाय कर लें इस रेट पे, और जब इस पे आए तो बेचते हैं, और ऐसे करके तो वो अपना मतलब है एनालिसिस करके बताते हैं। इस चीज़ को हम सिग्नल्स कहते हैं। तो अपने सिग्नल्स जो हैं अपने एनालिसिस के बेस पे वो करके और लोगों को बताते हैं, फ्री में भी और बेचते भी हैं। इसी तरह से कुछ और लोग मैंने देखे हैं कि जो सिग्नल्स ख़रीदते हैं मुख्तलिफ़ जगहों से, और फिर आगे लोगों को सेल करते हैं। फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, जो कि जिनको मैंने देखा है कि उनके पास ना ही कोई ट्रेडिंग का नॉलेज है, ना ही कोई क्रिप्टो करेंसीज का नॉलेज है, लेकिन वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं और करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जी इन लोगों से और इन लोगों से सिग्नल्स ख़रीद के या इधर उधर से सुन के, तो वो अंधाधुंध जो है वो अपने इन्वेस्ट कर देते हैं। और फिर क्या होता है कि उनको ये भी नहीं पता होता कि भाई वो जो कॉइन में उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो असल में क्या है, और उसकी वर्थ क्या है। और फिर जो है वो फ़ायदा नहीं हासिल कर पाते, उन्हें ये भी नहीं पता होता कि एग्ज़िट कब होना है। और अगर सिग्नल्स जो हैं, ज़रूरी नहीं कि जो सिग्नल उन्होंने यहाँ से ख़रीदे हैं दोनों जगहों से या देखे हैं वो हमेशा ठीक हों, अक्सर वो गलत भी होते हैं, क्योंकि ये सब अंदाज़े ही हैं। तो वो अंदाज़े गलत हो जाएं तो फिर उनको और भी ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन लोगों के लिए, इस कैटेगरी के लोगों के लिए कि वो अगर तो वो ट्रेडिंग करनी है तो फिर ट्रेडिंग को सीखें प्रॉपर। बगैर सीखे हुए वो ये, अगर आप ये समझते हैं कि सिर्फ सिग्नल लिया और उसको बाइनेंस में या कहीं पे ऑर्डर लगा दिया, तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए नुकसानदेह चीज़ है। तो पहले तो ट्रेडिंग सीख लें अगर तो करनी है। अगर नहीं करनी तो भी मैं आपको बताऊंगा कि उसका एक अल्टरनेट क्या है। दूसरा ये कि क्रिप्टो के बारे में भी आप जानें कि आप कौन सा कॉइन ले रहे हैं और वो क्यों ले रहे हैं, ठीक है। और आपने साथ साथ ये कि आपने कब उससे एग्जिट होना है, ठीक है, उसको बेचना कब है, ये भी आपको पता होना चाहिए। खैर, इसके अलावा एक और कैटेगरी है पाकिस्तान में कि जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्रिप्टो करेंसीज में, लेकिन एक तो उनको ये नहीं पता कि जी वो कॉइन को लेके तो बस रख लें, और जब कुछ अर्से बाद उसकी कीमत बढ़ जाए तो बेचें, या उसको डे ट्रेडिंग करें, या ठीक है ट्रेडिंग करें, वो उनको अभी नहीं पता। और ना ही उनको ये पता है कि जी कौन सा कॉइन लेना चाहिए, ठीक है। और फिर एक और कैटेगरी आती है जो कि क्रिप्टो के बारे में जानना चाहते हैं सिर्फ नॉलेज के लिए कि ये है क्या चीज़ है। और मेरी जो ये वाली वीडियो है आज की, ये इन तीन ग्रुप्स के लिए है बेसिकली। अब ये जो कैटेगरीज हैं तीनों, ये इनमें कोई भी आप देख सकते हैं कि ट्रेडिंग रिलेटेड कैटेगरी नहीं है। ये सारे के सारे जो हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई दुकानदार है, कोई टीचर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो ये लोग जो हैं इनके पास टाइम भी नहीं होता कि जी ट्रेडर्स की तरफ सारा दिन स्क्रीन के सामने बैठे रहें और देखें, फॉलो करें, जब भी उन्हें मौका आए तो वो बेच दें, ठीक है। और चूंकि क्रिप्टो की मार्केट जो है वो 24 घंटे चल रही होती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी गारंटी नहीं है। इवन ये जो ट्रेडर्स हजरात हैं ये भी बैठे रहते हैं, ये भी परेशान होते हैं कि यार हाँ जी मैंने ये सोचा था, लेकिन उनकी स्ट्रेटजी गलत भी हो जाती है। तो उनको टाइमली जो है वो उसको अंडू करना होता है, मतलब फ़ौरन से निकलना होता है। तो क्या आप लोग जो हैं, ये जो हैं तीनों कैटेगरीज, ये जो इस वीडियो के लिए मैंने शॉर्टलिस्ट की हैं, कि क्या आपके पास इतना टाइम होगा कि अगर आपको कहा जाए अचानक से आप कहीं हॉस्पिटल में हैं या आप किसी दुकान में बैठे हुए हैं कि आप जो फ़ौरन बेच दें, तो आप तो कहेंगे यार मेरे पास तो इधर कंप्यूटर नहीं है, मैं घर जाऊंगा जाके बेचूंगा, उतनी देर में और नुकसान हो जाए। तो इन चीज़ों की वजह से ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो है ना, आपने ये देखना है सबसे पहले
क्रिप्टो में एंटर होने से पहले कि आप कौन हैं। और इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है कि आपका लाइफस्टाइल के मुताबिक कौन सी स्ट्रेटजी आपको सूट करती है। तो वो आप देखें, ऊपर अभी आपको नज़र आ रहा है, ये वीडियो आप ज़रूर देखें। जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ तो उसका एक ही बुनियादी मकसद था कि एक ऐसी करेंसी बनाई जाए जो दो लोग जो हैं एक दूसरे को डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर सकें, बगैर किसी बैंक के, बगैर किसी इंटरमीडिएट पार्टी के जो उनके दरमियान है, वो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ पैसे एक्सचेंज कर सकें, मतलब बिटकॉइन एक्सचेंज कर सकें। यही उसका बुनियादी मकसद था। और कहा गया कि जी हम चीज़ों को डिसेंट्रलाइज्ड कर रहे हैं, कि बीच में सेंट्रल पार्टी को हटा दिया गया है, कि बैंक्स को हटा दिया, डायरेक्टली एक दूसरे को पीयर टू पीयर तरीके से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये बुनियादी मकसद था। और साथ ये था कि जी स्टोर ऑफ वैल्यू भी बनाया जाए उसको। स्टोर ऑफ वैल्यू क्या चीज़ होती है? ये है जी कि जी जैसे कोई भी आइटम, जैसे कि सोना है फॉर एग्ज़ाम्पल, कि एक ऐसी चीज़ जिसको आप स्टोर कर सकें और बाद में उसको पैसे के एवज़ बेच भी सकें, और उस चीज़ की वैल्यू या तो मुस्तहकम रहे या बढ़ती रहे, नीचे ना जाए। तो ऐसी चीज़ को हम स्टोर ऑफ वैल्यू कहते हैं। जब बिटकॉइन लॉन्च हो गया तो फिर लोगों ने सोचना शुरू किया कि पैसा तो चलो हमने डिसेंट्रलाइज तरीके से ट्रांसफ़र का निज़ाम बना दिया है, तो और क्या क्या हो सकता है कि जिसको हम डिसेंट्रलाइज तरीके से एक दूसरे को हम ट्रांसफ़र कर सकें या इंटरेक्ट कर सकें एक दूसरे से। मिसाल के तौर पे ये भी हो सकता है कि हम जो जैसे चैट करते हैं, कि मैं आपको फेसबुक पे मैसेज भेजता हूँ तो वो पहले वो फेसबुक के सर्वर पे जाता है, वहाँ से फिर वो राउट होता है आपकी तरफ। तो इसी तरह से अगर हम बीच में जो सेंट्रल पार्टी है फेसबुक, उसको निकाल दें, कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता कि मैं एक मैसेज भेजूं डायरेक्टली मेरे फ़ोन से निकले और आपके फ़ोन तक डायरेक्ट चला जाए, बगैर किसी इंटरमीडिएट पार्टी के, बगैर किसी सेंट्रल अथॉरिटी के। तो इस तरह से मुख्तलिफ तरीक़ों के बारे में लोगों ने सोचना शुरू किया। बिटकॉइन का चूंकि एक ख़ास मकसद था कि सिर्फ पैसे ही ट्रांसफ़र करने हैं, उसका उसका और कोई यूज़ केस है नहीं है। तो जब ये डिसेंट्रलाइज्ड दुनिया में और चीज़ों को डिसेंट्रलाइज करने की बात होने लगी, लोग सोचने लगे, तो साथ एक ये भी ख्याल आया कि क्यों ना एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि जिसमें हम कोई भी चीज़ डिसेंट्रलाइज कर सके, मतलब एक निज़ाम बना दिया जाए और लोगों को दे दिया जाए कि आप कोई भी चीज़ सोचें और आप इस मैकेनिज़्म को, इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए आप प्रोग्रामिंग करें और अपनी उस ख़ास चीज़ को डिसेंट्रलाइज कर लें। तो इस सारी टेक्नोलॉजी के बारे में जो है सबसे पहला ख्याल जो है विटालिक ब्यूटेरिन को आया था, जो कि बेसिकली रशियन हैं, और इनके वालिदैन जो थे वो बाद में कनाडा शिफ्ट हो गए। इनके वालिद का ताल्लुक भी कंप्यूटर साइंसेस प्रोग्रामिंग से है। विटालिक खुद भी बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग करते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले इनके जहन में ख्याल आया कि जी एक ऐसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बनाई जाए कि जो प्रोग्रामेबल हो, उसके ऊपर लोग प्रोग्राम बना सकें, बिटकॉइन की तरह सिर्फ एक ख़ास मकसद को लेके ना चले, इसमें आप जो मर्ज़ी बना लें, जिस मर्ज़ी चीज़ को आप जो है सोचें और डिसेंट्रलाइज कर लें। उसका नाम उन्होंने इथीरियम रखा, और इथीरियम का नाम उन्होंने जो है वो ईथर से मुतासिर होकर रखा। ईथर, चूंकि आपको पता है कि एक थ्योरी है कि जी ना नज़र आने वाला मादा है स्पेस में, जो जिसको हम देख नहीं सकते, लेकिन उसके अंदर सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो ट्रैवल करती हैं। तो इन्होंने भी सोचा कि ठीक है जी, ये एक ऐसा नेटवर्क है, एक ऐसी फैब्रिक है जो कि हम बिछाएंगे दुनिया भर में, और जिसके ऊपर जो है कोई भी बंदा अपना कोई भी प्रोग्राम लॉन्च कर सकता है, और हर चीज़ को हम हिला के रख देंगे, हर चीज़ को डिसेंट्रलाइज कर देंगे, दुनिया के जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश चीज़ें हैं उनको हम बदल के रख देंगे। तो ये एक बहुत ही इनकलाबी किस्म का आइडिया था, और इसको लेके जो है ये देखें, इस वक्त आपको इस तस्वीर में कुछ ऐसे ब्रेन्स, ऐसे दिमाग नज़र आ रहे हैं कि जो दुनिया के इस वक्त काबिल तरीन लोगों में से हैं। तो इन सब लोगों ने मिल के इस आइडिया को लेके आगे चले, इथीरियम को लेके आगे चले। इस तस्वीर के ऊपर मैं बाद में आऊँगा वीडियो के आखिर में, क्योंकि इसके बारे में मुझे और भी बहुत कुछ कहना है। तो लेकिन फ़िलहाल के लिए यही है कि ये फाउंडर्स थे इथीरियम के ये लोग। अब जैसे कि आपको लगने लग गया होगा कि जी इथीरियम एक प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन है, जिसके अंदर कोई भी बंदा किसी भी किस्म के आइडिया को लेके आगे बढ़ सकता है और डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन बना सकता है, जिसको हम डैप भी कहते हैं। तो आप जो है, कोई लोग जो हैं वो कोई चैटिंग की एप्लीकेशन बना सकते हैं, सोशल मीडिया रिलेटेड बना सकते हैं, फाइनेंस रिलेटेड, मार्केट प्लेस, गेमिंग रिलेटेड,
तो किसी भी किस्म के आइडिया को लेके आप प्रोग्रामिंग करें और अपनी डैप जो है इथीरियम के नेटवर्क में डिप्लॉय करें, और फिर दुनिया भर में हज़ारों की तादाद में कंप्यूटर लगे हुए हैं जिनको हम इथीरियम की ज़बान में नोड्स कहते हैं। वो नोड्स जो हैं फिर इन एप्लीकेशंस को चलाते हैं। इस वीडियो के सेकंड सेक्शन के अंदर मैं आपको डैप्स दिखाऊंगा भी कि कौन कौन सी मौजूद हैं और किन किन कैटेगरीज की हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फ़िलहाल हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको भी पता लगा कि इथीरियम का नेटवर्क या उसके नोड्स जो हैं वो दुनिया भर में हज़ारों की तादाद में लगे हुए हैं, और जो है आपकी जो किसी भी किस्म की डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन आप सोचें और उसमें बनाएं, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। और साथ ही साथ जो है आप अपने जो भी यूज़र्स होंगे उस एप्लीकेशन के, वो डायरेक्टली बगैर किसी थर्ड पार्टी के, बगैर किसी इंटरमीडिएट पार्टी के उसको उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। इथीरियम जो है, जैसे अभी आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि दुनिया भर में उसका नेटवर्क जो है वो फैला हुआ है, उसके नोड्स फैले हुए हैं, और साथ ही साथ कोई भी बंदा किसी भी किस्म की डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन, चाहे वो ये देखें ट्रांसपोर्ट रिलेटेड, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन, फाइनेंस, कोई किसी भी किस्म की एप्लीकेशन आप बनाएं और दुनिया भर में मौजूद कोई भी बंदा इंटरनेट से कनेक्ट हो और डायरेक्टली जो है वो दूसरी पार्टी के साथ बात कर सकता है इस इथीरियम का नेटवर्क इस्तेमाल करते हुए। इसी वजह से इथीरियम को द वर्ल्ड्स कंप्यूटर भी कहा जाता है कि इथीरियम दुनिया का कंप्यूटर है, कि ये इसके ऊपर आप कुछ भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैं वीडियो को एक सेकंड के लिए रोक के एक सवाल उठाना चाहता हूँ अपने उलमा से, कि सुनने में यही आता है कि वो कहते हैं जी क्रिप्टो करेंसीज जो हैं वो हराम हैं, वो नाजायज़ हैं, क्योंकि हम जी, और उसमें जब एक एतराज़ आता है कि जी हम उसको देख ही नहीं सकते, तो हम उसको छू नहीं सकते, और भी मुख्तलिफ़ तरह के एतराज़ात उठाते हैं वो। तो मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि यहाँ तक अभी हम सिर्फ अभी यही देखें इथीरियम के बारे में कि वो तो एक ब्लॉकचेन का नाम है, एक नेटवर्क है जिस पे आप कोई भी बंदा कोई एप्लीकेशन बना सकता है। तो इथीरियम में अब हराम कहाँ से आ गया? और अगर हम ये देखें कि जी हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि जी अगर आप इसमें कोई जुआ लगाने लग जाएं, डेफिनेटली वो हराम है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि हम कह सकते हैं जी क्रिकेट जो एज ए स्पोर्ट बिल्कुल हराम नहीं, उसमें क्या मजाक है। लेकिन हाँ, अगर आप क्रिकेट में जुआ लगाते हैं तो जुआ इटसेल्फ एक गलत चीज़ है, वो कहीं भी नहीं लगाना चाहिए, वो क्रिप्टो में भी नहीं लगाना चाहिए। लेकिन अगर आप सिर्फ साइंस की बुनियाद पे देखें, इसमें इथीरियम के अंदर क्या गुनाह है, मुझे तो कोई समझ नहीं आती। तो ज़रूरत इस चीज़ की है इस वक्त कि आप लोग अपने आप को थोड़ा सा इस तरफ भी इन चीज़ों को देखें, और हमें फिर अपने इल्म की रोशनी में बताएं कि भाई अगर तो इसमें गुनाह है तो फिर क्या है। सिर्फ ये कह देना कि जी वो हम इथीरियम को या क्रिप्टो करेंसीज को देख नहीं सकते तो इसलिए ये गुनाह है, ये तो, या जी इसके पीछे कोई सेंट्रल बॉडी नहीं है, क्योंकि अब ये है ही डिसेंट्रलाइज निज़ाम, सेंट्रल बॉडी तो है ही नहीं। इन चीज़ों का मकसद ही यही था कि भाई चीज़ों को डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए। तो ये कहना कि जी सेंट्रल बॉडी भी नहीं है तो अजीब सा कुछ है। तो आप इसको थोड़ा सा देखें और हमें गाइड करें, हमें आपकी जो है रहनुमाई चाहिए। आप लोग हमें गाइड करें, हमें आपकी रहनुमाई चाहिए और प्रॉपर आंसर्स चाहिए कि अगर तो वाकई ये गुनाह है तो फिर किन बेसिस पे है। सिर्फ छूने ना छूने की वजह से गुनाह होना जो है वो शायद आप इस बात से नई नस्ल को मुतमईन ना कर सकें। वीडियो का ये सेक्शन चूँकि मुझे लग रहा है लंबा हो रहा है और आप लोगों की फरमाइश भी है कि वीडियोस छोटी हों, तो फिर मैं इस पहले पार्ट को यहीं ख़त्म करता हूँ। तो मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में।